प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पूर्व में हमने रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी के जीवन चरित्र के बारे में, जीवन परिचय के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसी कड़ी में आज हम बिहारी के काव्य में लोक रंजन या उनके काव्य में लोक चित्रण का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, उसका चित्रण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाज का और कवि का संबंध परस्पर अविच्छिन्न होता है। वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कवि की कविता के लिए जितनी प्रतिभा आवश्यक है, उतना ही लोक का सूक्ष्म निरीक्षण भी है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने काव्य के हेतुओं में लोक के सूक्ष्म निरीक्षण को भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार काव्य की रचना तथा श्रीवृद्धि के लिए शक्ति अथवा कवि प्रतिभा, निपुणता अथवा व्युत्पत्ति जो लोक जीवन के अनुभव और निरीक्षण, शास्त्रों के अनुशीलन अथवा काव्य इत्यादि के विवेचन का परिणाम है, और अभ्यास अथवा कवि और काव्य विमर्श के उपदेश का अनुसरण करते हुए काव्य निर्माण में लगना, ये काव्य के कारण होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी कवि का जो काव्य है वो कवि के उस तत्कालीन समाज से प्रभावित होता है। उस काव्य में कवि अपने तत्कालीन समाज का रंजन करता है, लोक चित्रण करता है। वैसे भी कोई सहृदय जागरूक एवं महाकवि अपने समय के समाज की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसके मस्तिष्क में जिस प्रकार काव्य शास्त्रीय परंपराएं अपना घर कर लेती हैं, उसी प्रकार लोक जीवन भी उसे स्फूर्ति और प्रेरणा देता है। और यही कारण है कि लोक चित्रण उसके काव्य में जाने अनजाने स्वतः अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए कोई भी महाकवि, चाहे वह कितना ही लोक जीवन से उदासीन रहने का प्रयत्न करे, उदासीन नहीं रह सकता। सांसारिक पदार्थों से पूर्ण विराग रखने वाले भक्त कवियों के पदों में भी लोक जीवन के चित्रण आ ही जाते हैं। स्वांत सुखाय लिखने वाले महाकवि भी अंतोतगत्वा परांत सुखाय ही लिख बैठते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि जो कवि नितांत अंतर्मुखी होते हैं, वे भी कहीं न कहीं अपने काल से प्रभावित होते हैं। अपने सुख के लिए कविता लिखने वाले भी कहीं न कहीं लोक सुख के लिए, लोक रंजन की बातें अपनी कविता में कहते हैं। बिहारी सत्सी में भी लोक चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। हमें दिखाई देता है कि उनकी सत्सई के दोहों में तत्कालीन लोक का बड़ा ही सुंदर चित्रण हमें दिखाई देता है। बिहारी द्वारा चित्रित लोक जीवन को हम 3 भागों में बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 राजनीतिक दशा, नंबर 2 सामाजिक दशा और नंबर 3 धार्मिक दशा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं। तो उस काल की जो स्थिति है, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक जो दशा है, बिहारी के समय में यद्यपि मुगलों का पूर्ण रूपेण आधिपत्य हो चुका था और भारत वाले उन्हें शासक के रूप में स्वीकार कर चुके थे, अर्थात भारत का सम्राट मान चुके थे। तदपि राजनीतिक अस्त व्यवस्था एवं अव्यवस्था बनी हुई थी। राजपूत अब भी पूर्ण रूप से मुगलों से सौहार्द स्थापित नहीं कर पाए थे। उनकी अधीनता, पूरी तरह से मुगलों की अधीनता राजपूतों ने स्वीकार नहीं की थी। इन दोनों जातियों के बीच गहरी दरार ज्यों की त्यों बनी हुई थी, यानी मुगलों और राजपूतों के बीच कहीं न कहीं दरार थी। इस दृष्टि से राजपूत जाति के 2 वर्ग किए जा सकते हैं। एक वर्ग तो वह जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुका था, और दूसरा वर्ग वह है जो मुगल सम्राटों से स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए हुए था अथवा बनाने के लिए प्रयत्नशील था। प्रथम वर्ग के राजपूत अपनी वफादारी और वीरता से मुगल सम्राटों को प्रसन्न करके उनकी अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए
निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। वे इन सम्राटों की ओर से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते थे और अपने ही भाइयों को पराजित करके वे गर्व का अनुभव करते थे। बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह प्रथम वर्ग के अंदर आते हैं, अर्थात वे मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करके दूसरे राजाओं के साथ या राजपूतों के साथ युद्ध भी करते थे। वे राजपूतों के विरुद्ध लगातार युद्ध किया करते थे और उन्हें पराजित करके मुगल सम्राटों की अधीनता स्वीकार करने को विवश करते रहते थे। अब बिहारी का जो भावुक एवं जातीय प्रेम से भरा हुआ हृदय अपने आश्रयदाता की इस कुरीति को सहन नहीं कर सका और इस अन्योक्ति के द्वारा उन्होंने उसकी भर्त्सना भी की। पूर्व में हमने जिक्र किया था कि राजा जयसिंह के दरबार में रहते हुए बिहारी श्रृंगारिक रचनाएं करते थे और सतसैया उन्हीं के दरबार में लिखी गई थी। लेकिन जिस तरह से एक बार राजा जयसिंह ने मेवाड़ के राजपूतों के साथ जब युद्ध किया तो वो बात कहीं न कहीं बिहारी को खटकती थी और ऐसे में उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा लिखा है। बहुत माना जाता है कि ये जो दोहा है वो उसी राजा जयसिंह के कृत्य को ही चित्रित करता है। वे इस दोहे में लिखते हैं, स्वार्थ श्रम ने कृत वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछियन ने मारी। अर्थात किसी शत्रु के कारण तू अपने ही जाति के पक्षियों पर वार मत कर, ये स्वार्थ के कारण। तो इस तरह से हमें लगता है कि राजा जयसिंह को चेताते हैं, सजग करते हैं। उन दिनों दोहरा शासन चलता था, एक तो सम्राट का और दूसरा उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी का। इस दोहरे शासन की चक्की में पिसकर जनता बहुत दुखी और परेशान थी। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए बिहारी ने एक स्थान पर लिखा है, वे लिखते हैं, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरा जग करत मिली मावस रवि चंद। तो यहाँ देखिए कि किस तरह से दोहरा शासन था, एक तो सम्राट का और दूसरे उसके अधीन रहने वाले राजा। तो ऐसे में दोनों के बीच में जनता पिसती थी। वो कहते हैं कि अमावस तभी होता है जब ना तो चांद होता है ना सूरज होता है, दोनों मिलकर के जैसे जग में अंधेरा फैला देते हैं। उसी तरह से इस दोहरे शासन के कारण ही संसार में या भारत में उनके शासन काल में किस तरह से कष्ट हो रहा था, इसका सुंदर चित्रण कवि बिहारी ने इन पंक्तियों में किया। पक्षपात का पूरा जोर था, नियुक्तियों के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं था। जिसको सम्राट चाहता वह बड़े बड़े पद पर पहुंचा दिया जाता और जिससे सम्राट अप्रसन्न हो जाता वह बड़े से बड़े पद से हटाकर छोटे से छोटे पद पर पहुंचा दिया जाता। इस अव्यवस्था का संकेत भी बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से किया। एक जगह पर वे इस स्थिति और इस अव्यवस्था के बारे में बताते हैं, अपने अंग के जानी के जोबन निरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ी इजाफा की। देखिए बड़े सुंदर शब्दों में, श्रृंगारिक शब्दों में इस अव्यवस्था की ओर कवि संकेत करते हैं। उस काल में परस्पर युद्धों का बाहुल्य था, प्रतिदिन नए नए युद्धों की भूमिकाएं बनती रहती थी। पहले भेद नीति का आश्रय लिया जाता था, भेद नीति विफल होने पर संधि का प्रयत्न किया जाता था और जब संधि भी विफल हो जाती थी तो सुरंग लगाकर दुर्ग को जीतने की कोशिश की जाती थी। इसी स्थिति के संबंध में, इन युद्धों के संबंध में एक जगह कवि कहते हैं कि क्यों हु सह बात न लगे, थाके भेद उपाय, हठ द्रग गढ़ गढ़भेसु चली, लीजिए सुरंग लगा। यानी किसी भी तरह से छल से कपट से वो युद्ध को जीतना चाहते थे। बाय हुक एंड क्रुक उनका एक ही उद्देश्य होता था कि युद्ध में किसी भी तरह से जीत हासिल हो। शासन व्यवस्था का एकमात्र उत्तरदायी शासक होता था। जब वह शासक बदलता तो उसके साथ साथ शासन की सारी व्यवस्था ही बदल ही जाती थी। अब देखिए एक स्थान पे वो कहते हैं कि नव नागरी तन मुलुक लही जोबन आमिर जोर, घटी बढ़ी ते भटी घड़ी रकम करी और की ओर। यानी किस तरह से किसी राजा के या शासक के बदल जाने पर
व्यवस्थाएं बदल जाती थी, स्थितियां बदल जाती थी, सारी जो व्यवस्था थी वो कभी कहीं घट जाती थी, कहीं बढ़ जाती थी, घटती बढ़ती रहती थी शासन की बदलने के साथ साथ। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी के काव्य में तत्कालीन राजनीतिक दशा का बड़ा सुंदर या पर्याप्त चित्रण हमें मिलता है। दूसरी जो स्थिति थी, दशा थी, वो सामाजिक दशा। उस काल का जो समाज था उससे कवि कैसे प्रभावित होता है और किस तरह से उनकी कविता में समाज की दशा का चित्रण होता है। बिहारी ने अपने दोहों में ऐसे अनेक संकेत दिए हैं जिनमें तत्कालीन सामाजिक दशा का सहज ही बोध हो जाता था। बिहारी के निम्नलिखित दोहों से ये पता चलता है कि उस समय लोगों का जादू टोनों में अचल विश्वास था। विशेषतः स्त्रियां इनमें विश्वास रखती थी। ये भी माना जाता था कि यदि टोनों की विधि में कुछ गलती रह जाए तो उनका उल्टा प्रभाव पड़ता था। कहने का अभिप्राय, जादू टोनों में फंसी हुई थी जनता, और टोना करने वाली स्त्री विशेष सम्मानित भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत सम्मान था, लेकिन इस तरह के अंधविश्वास और जादू टोनों का प्रभाव था। एक जगह पे वो कहते हैं, साजे मोहन मोहन को मोही करत सुचेन, कहा करो उल्टे परे टोने लोने ने। देखिए, श्रृंगारिकता के साथ टोने, टोटकों की स्थितियों के बारे में वो बताना चाहते हैं। एक जगह, टुनहाई सब टोल में रहीसु जोनी कहार, सूते एची आप्यो आपू त्यों करी औखली ही आई। लोगों को पतंग उड़ाने तथा कबूतर पालने का भी उस दौर में बहुत शौक था। ये बातें आजकल की भांति ही नहीं समझी जाती थी। मलंग फकीर भी उस समय हुआ करते थे। ये फकीर ओगढ़ या अठयोगी की भांति साधना किया करते थे और अपने शरीर को बड़ी बड़ी कोड़ियों की लड़ियों तथा लोहे की सांकलों से बांधे रहते थे। ये फकीर चुपचाप आंखें मूंद कर अपनी साधना करते थे। इनकी जो स्थितियां थी उसके बारे में कवि ने यहाँ बताया है कि उड़ती गुड़ी लखी ललन की अंगना अंगना माँ। ये जो पतंग किस प्रकार से उड़ती थी अंगना अंगना, उसके बारे में बताया। और देखिए कि कवि बिहारी का जो दृष्टिकोण है वो श्रृंगार से इन स्थितियों का चित्रण करना है। उड़ी गुड़ी लली लखी ललन की अंगना अंगना माँ, बोरी लो दोरी फिरत छूती छबीली छा। एक दूसरे उसमें ऊंचे चिते सराहयु गिरहे कबूतर लेत, फलकित द्रग मुलकित बदन तन पुलकित किए हेत, और कोड़ा आंसू मूंद कसी साकर बहनी सजल किने बदन निमुंद द्रग मलिंद डोरे रह। और देखिए, तीनों इन दोहों के माध्यम से पतंगबाजी, कबूतरबाजी और उन मलंग फकीरों की स्थिति उस समय जो समाज में थी, उनका चित्रण बड़े सुंदर शब्दों में कवि ने किया है। सम्मिलित परिवार भी उस दौर में थे, यानी संयुक्त परिवार की परंपरा थी। उसका उल्लेख भी कवि बिहारी ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। किंतु देवर भाभी के संबंध आज की भांति विशुद्ध नहीं थे। आज जिस तरह से समाज में विशुद्ध हैं, देवर भाभी का पवित्र रिश्ता माना जाता, उस तरह के नहीं थे। एक जगह कहती न देवर की कुबत, कुलती कलह डराती, पंजर गत मंजर डिग, सुख ज्यों सुकती जाती। यदि पति अपनी ससुराल पहुंच जाता था तो उसकी स्त्री को वहां उससे मिलने की स्वतंत्रता नहीं थी। उस दौर की स्थिति है कि कैसे जब पति ससुराल पहुंच जाता था तो वहां मिलने की स्थितियां नहीं थी, बल्कि वहां पर उससे मिलने में लज्जाती थी। स्त्रियां विविध प्रकार के आभूषण पहनती थी तथा अभिव्रत की बिंदियां लगाती थी। सामाजिक उत्सवों पर वेश्या का नाच हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था प्रबल थी और धोबी, कुम्हार आदि जातियां निम्न तथा पिछड़ी हुई मानी जाती थी। देखिए, ये स्पष्ट जो समाज में आज भी कहीं कहीं हमें गांव में जो दिखाई देती है स्त्रियों की स्थितियां, लज्जा, वो सब उस दौर में भी थी। डोरी लाई सुनन की कही गोरी मुस्कान, थोड़ी थोड़ी सकुची सो पोरी पोरी बात। और नहीं, चालो जाई हया को करे, हाथिन के व्यापार
नहीं जानत ई पूर्वस धोबी ओढ़ कुमार। तो किस तरह से जो निम्न जातीय थी उनकी स्थिति और स्त्री की स्थिति के संबंध में कवि ने इन दोहों के माध्यम से उनका चित्रण किया है, उसके समय की स्थिति का वर्णन किया है। उस समय समाज में अनेक प्रकार के त्योहार प्रचलित थे। होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक दूसरे पर रिंग पिचकारी छोड़ते थे, गुलाल मलते थे। भाभी अथवा सलह जीवनसाली की पत्नी के साथ फाग खेलकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई न कोई वस्तु दी जाती थी, जिससे भगवा कहते थे, या जैसे इस तरह की चीजें कहते हैं। एक जगह पे कहते हैं, ज्यों ज्यों पटु फटकती हटती हंसते नचावती गेन, त्यों तो निकट उदारहु फगुआ देत बने ने। हरियाली तीज भी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती थी। इस त्योहार के अवसर पर स्त्रियां पूर्णतः अपना श्रृंगार करती थी, झूला झूलती थी, इकट्ठी होकर गांव के बाहर आकर नृत्य करती थी। ये त्योहार स्त्रियों का विशेष प्रिय त्योहार माना जाता था और आज भी हमारे समाज में तीज का त्योहार बहुत ही मनोरंजक और खुशी के साथ मनाया जाता है स्त्रियों के बीच में। खास तौर से तीज के संबंध में वो लिखते हैं, तीज परब सखियन सजे भूषण बसन शरीर, सबे मरगजे मुँह करी करे मरगजे चीर। तो इस तरह से तीज त्योहार का किस तरह से सुंदर चित्रण है। इसी प्रकार श्राद्ध, दशहरा, संक्रांति आदि त्योहारों का उल्लेख भी बिहारी सत्संग में हमें भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। तीसरी जो दशा है उस समय की काव्य में धार्मिक दशा, उसका भी सुंदर चित्रण कवि बिहारी ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। बिहारी के समय में धार्मिक दशा सुव्यवस्थित नहीं थी। ऐसा लगता है कि जैसे उस समय ने एक मतांतर बन गए थे और हर संप्रदाय अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने का प्रयत्न कर रहा था, और इस स्थिति का चित्रण उन्होंने अपने एक दोहे के माध्यम से किया है। वे कहते हैं, अपने अपने मत लगे बोरी मचावत शोर, त्यों त्यों सबको सेई को एके नंद किशोर। अब देखिए यहाँ क्योंकि भक्ति के माध्यम से भी वो केवल कृष्ण की भक्ति करते थे, नंद किशोर उन्हें प्रिय लगता था। अपनी श्रृंगारिक स्थितियों का चित्रण भी उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से किया है, और ऐसे में वो ये बताते हैं कि केवल अकेले भगवान श्री कृष्ण ही है, बाकी तो अपने मतांतर का शोर मचाने वाले लोग हैं। इस दोहे से ये भी स्पष्ट है कि उन दिनों या तत्कालीन समय में वैष्णव भक्ति का बोलबाला था। धार्मिक क्षेत्र में जो आडंबर कबीर के समय में थे, वे ही बिहारी के समय में भी प्रचलित दिखाई देते हैं। लोग माला पहनकर तिलक तो अवश्य लगाते थे, किंतु उनका मन शुद्ध नहीं था। इसी ओर संकेत करते हुए बिहारी ने एक स्थान पर लिखा है अपनी सतसई में, जप माला छापे तिलक सरेन एको काम। जप माला छापे तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। स्पष्ट रूप से कवि ने इस दोहे के माध्यम से ढोंग आडंबर पाखंड के बारे में बतलाने की कोशिश की है। बिहारी ने तत्कालीन कृषि व्यवस्था की ओर भी संकेत किया है। कृषक प्राय सन, ईख और अरहर की खेती करते थे, और इनका क्रम भी ये था कि सन के पश्चात ईख और ईख के पश्चात अरहर बोई जाती थी। एक स्थान पर लिखते हैं, सन सूख्यो बीत्यो बनो ऊखो लई उखार, हरी हरी अरहरी अजो घर घरी उनियारी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कि उस समय की जो खेती किस तरह से की जाती थी, क्या क्या बोया जाता था, या कृषक क्या करते थे, किसकी खेती करते थे, किसानी करते थे, उसका भी उन्होंने चित्रण किया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर सारांश इस विवेचन के माध्यम से हमें प्रतीत होता है कि बिहारी उन जागरूक कवियों में से हैं, ये कवि हैं जो केवल कल्पना के ही बल पर अपनी काव्य रचना की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, वरन लोक जीवन से भी यथासाध्य सामग्री लेकर उसे काव्यमयी रीति से प्रस्तुत करते हैं। कहने का भाव ही यही है
कि कैसे कवि लोक जीवन से सामग्री ग्रहण करके अपनी कविता के माध्यम से उसका अभिव्यक्तिकरण करता है। काव्य शास्त्र और लोक पक्ष इन दोनों के समन्वय से बिहारी के काव्य की काव्यमयता जैसे दोगुनी हो गई प्रतीत होती है। इस तरह से बिहारी के काव्य में लोक और कल्पना का बड़ा ही एक सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। लोक से वो अनुभव ग्रहण करते हैं, लोक से वो भाव ग्रहण करते हैं और अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से वो अपनी कविता में उसे व्यक्त करते हैं। इस तरह से कवि ने अपने काव्य में, बिहारी जी ने अपने काव्य के माध्यम से लोक का सुंदर रंजन किया है, उसका चित्रण किया है। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम बिहारी की सौंदर्य वर्णन या श्रृंगार वर्णन के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।